हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? सबसे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार यह कमेंट करके बता दीजिए कि आप लोगों का आज नॉन हिंदी और संस्कृत का एग्जाम कैसा गया। उसके बाद आप हमें यह बताइए कि क्या अब आप लोग कल होने वाले एग्जाम यानी कि सोशल साइंस के एग्जाम के लिए तैयार है। यदि तैयार है तो आप लोग जो है एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज का जो यह 2 घंटा का वीडियो है ना मेरे भाई, इसमें हम आपको सामाजिक विज्ञान का जितना भी आता है ना, जो भी, चाहे वह इतिहास हो, भूगोल हो, नागरिक हो, अर्थशास्त्र हो, आपदा प्रबंधन हो, सबका हम चैप्टर बाय चैप्टर आपको जितना भी टॉप मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव है टोटल का टोटल बताने वाले हैं। तो आप एक बार प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तब जाके हम शुरू करते हैं चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव को। तो दोस्तों सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे वह देखेंगे इतिहास का चैप्टर बाय चैप्टर संपूर्ण ऑब्जेक्टिव जितना भी वीवीआई है वह। उसके बाद हम लोग देखेंगे अर्थशास्त्र का जितना भी चैप्टर बाय चैप्टर वीवीआई ऑब्जेक्टिव है वह। और उसके बाद हम लोग देखेंगे नागरिक का। इसी क्रम में सब चलता रहेगा मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है इतिहास का सबसे पहले नंबर चैप्टर का सबसे पहला नंबर जो ऑब्जेक्टिव है वह क्या है मेरे भाई। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह है, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में इटली एवं जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। वर्तमान में इटली एवं जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा आप कि ऑप्शन ए में है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी है दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन सी है यूरोप और ऑप्शन डी है पश्चिमी एशिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि यूरोप जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह है मेरे भाई कि फ्रांस में कांग्रेस द्वारा किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी। फ्रांस में कांग्रेस के द्वारा किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी, यह है क्वेश्चन। अब देखिए इसका ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन में देखिएगा यहाँ पे आप कि पहला जो ऑप्शन है वह है हैप्सबर्ग, बी है आलियावर्ग, सी है बुर्बोवंश और डी है जार शाही। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बुर्बोवंश जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए है कि मेजनी किस संगठन से संबंधित था। मेजनी जो है वह किस संगठन से संबंधित था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है लाल सेना, बी है कार्बोनरी और ऑप्शन सी में देखिए यहाँ पे है, ऑप्शन सी में देखिए यहाँ पे है कि फिलिक हेटारिया और डी में है डाइट। लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कार्बोनरी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए, और देखिए कि चौथा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जर्मनी और इटली के एकीकरण के विरुद्ध था। इसमें से कौन है जो जर्मनी और इटली के एकीकरण के विरुद्ध था, यह है आपका क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे इसका कि ऑप्शन नंबर ए में जो है वह है, ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे है, ऑप्शन ए है आपका यहाँ पे चौथा नंबर जो क्वेश्चन है उसका देखिए यहाँ पे कि ऑप्शन ए में जो है आपका वह है यहाँ पे, ऑप्शन ए है देखिए प्रसा, ऑप्शन ए आपका है यहाँ पे प्रसा, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है रूस और ऑप्शन डी जो है वह है इंग्लैंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रूस जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि विक्टर एमेनुअल ने काउंट काबूर को किस पद पर नियुक्त किया था। विक्टर एमेनुअल ने काउंट काबूर को किस पद पर नियुक्त किया था, यह है क्वेश्चन आपका। तो यहाँ पे देखिएगा आपके ऑप्शन ए में जो है, यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन ए जो है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है आपका गृह मंत्री, यहाँ पे देखिएगा कि ऑप्शन ए में है गृह मंत्री, ऑप्शन बी में आपका फ्रांस में राजपूत, सी है प्रधानमंत्री और डी है सेनापति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वह है, अगला क्वेश्चन देखिए है, अगला क्वेश्चन आपका यानी कि छठा नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, यह है क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिएगा आपके ऑप्शन ए में जो है वह है नाविक, बी है जमींदार, सी है किसान और डी है सिपाही। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सिपाही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि सातवां नंबर जो क्वेश्चन है, सातवां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है सातवां नंबर कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन ए में है आपका, ऑप्शन ए में है लुई 18वां, बी है नेपोलियन बोनापार्ट, सी है नेपोलियन थर्ड और डी है बिस्मार्क। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है यानी कि आठवां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए है कि जालवेरिन एक संस्था थी। जालवेरिन जो है वह संस्था थी किसका।
तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए में है आपका क्रांतिकारियों का, उसके बाद देखिए ऑप्शन बी में है व्यापारियों का, ऑप्शन सी जो है वह है विद्वानों का और डी है पादरी का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि व्यापारियों का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 9वां नंबर जो क्वेश्चन है मेरे भाई, 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए है, 9वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसके द्वारा किया गया था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे आप ऑप्शन में देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए जो है वह है मेजनी, बी है हिटलर, सी है बिस्मार्क और डी है विलियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बिस्मार्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है मेरे भाई कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। यह क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि 10वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे हम ऑप्शन आपको बता देते हैं। ऑप्शन ए है 1864, बी है 1866, सी है 1870 और डी है 1871। यह बहुत ही ज़्यादा VVI ऑब्जेक्टिव है, तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर आपको याद है कि नहीं है। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 11वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिएगा 11वां नंबर क्वेश्चन देखिए है कि किस देश का साहित्य एवं विज्ञान यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है जर्मनी, ऑप्शन ए में है यहाँ पे आप देख रहे हैं जर्मनी, बी है यूनान, सी है तुर्की और डी है इंग्लैंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूनान जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले आप अभी तक भी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। देखिए 12वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि 1829 ईस्वी की एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी। यह जो है यह NCERT BTC से पूरा छापा हुआ ऑब्जेक्टिव है और इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है। तो इसे आपको एक एक करके याद करना है और याद करके ही एग्जाम हॉल में जाना है। तो यहाँ पे देखिएगा आपके ऑप्शन ए में जो है वह है तुर्की, बी है यूनान, सी है हंगरी और डी है पोलैंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तुर्की इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 13वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि रूस में 13वां नंबर क्वेश्चन है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। तो यहाँ पे देखिए आप कि ऑप्शन ए जो है वह है 1861 में, बी है 1862, सी है 1863 और डी है 1864। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1861 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 14वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि रूस में जार का अर्थ होता है, जार निकोलस द्वितीय, रूस के राजा का नाम सुने हैं ना। तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट या राजा। तो देखिए रूस का सम्राट आपको यहाँ पे दिख रहा है, कहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में कि रूस का सम्राट यानी कि रूस का राजा। तो जार का अर्थ रूस का सम्राट या राजा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 15वां नंबर जो क्वेश्चन है मेरे भाई वह है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। यह क्वेश्चन भी कई बार आपके एग्जाम में आता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए है इंग्लैंड, बी है जर्मनी, सी है इटली और ऑप्शन नंबर डी जो आप देखेंगे तो डी है आपका रूस। तो इसका जो राइट आंसर होगा 15वां नंबर क्वेश्चन का मेरे भाई वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जर्मनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वह है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। तो साम्यवादी शासन का शुरुआत ही हुआ था रूस से। 1917 ईस्वी का जो क्रांति हुआ था रूस में, तो वहीं से शुरुआत हुआ था। धीरे धीरे इसमें कई देश साम्यवादी शासन को धीरे धीरे अपनाने लगे थे। तो साम्यवादी का शासन का शुरुआत जो हुआ था वही रूस से हुआ था। तो यह आप याद रखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है यानी कि 17वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए 17वां नंबर क्वेश्चन कि यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था। यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था। तो यहाँ पे देखिए आपकी ऑप्शन नंबर ए जो है वह है लुई बला, बी है सेंट साइमन, सी है कार्ल मार्क्स और डी है रॉबर्ट ओवेन। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्ल मार्क्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक करके यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 18वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार आता है। तो देखिए यहाँ पे कि ऑप्शन ए में जो है वह है कार्ल मार्क्स की, बी है टॉलस्टॉय की, सी है
दोस्तों की और डी है एंजलस की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि टॉलस्टॉय की इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो यह जो ऑब्जेक्टिव है यह भी आई है, तो यह भी आपको याद रखना है। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। और देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 19वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि बॉलशेविक क्रांति कब हुई, बॉलशेविक क्रांति कब हुई। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है फरवरी 1917, बी है नवंबर 1917, सी है अप्रैल 1917 और डी है सीधे 1905 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि नवंबर 1917 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आप लोग यदि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 20वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि लाल सेना का गठन किसने किया था, लाल सेना का गठन किसने किया था। तो यहाँ पे देखिए आप ऑप्शन ए में है आपका कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, बी है स्टालिन, सी है ट्रॉट्स्की और डी है केरेंस्की। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ट्रॉट्स्की इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा VVI है। ठीक है, तो अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 21वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि लेनिन का मृत्यु कब हुआ था। जन्म और मृत्यु वाला तो कितना ऑब्जेक्टिव आता है, तो यह तो आपको याद रखना ही है। क्वेश्चन है कि लेनिन का मृत्यु कब हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके ऑप्शन ए में है आपका ऑप्शन ए देखिए यहाँ पे 1921 में, बी है 1922 में, सी है 1923 में और डी है 1924 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 1924 ईस्वी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो याद रहेगा आपको 21 नंबर जो क्वेश्चन है कि लेनिन का मृत्यु कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1924 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार पूछता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 22वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है 22वां नंबर क्वेश्चन है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था। तो यहाँ पे देखिएगा आपके ऑप्शन ए में है, यहाँ पे ऑप्शन ए है यहाँ पे रूस और इटली, बी है रूस और फ्रांस, सी है रूस और इंग्लैंड, डी है रूस और जर्मनी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि रूस और जर्मनी इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग पहले और दूसरे अध्याय का ऑब्जेक्टिव पढ़ चुके हैं। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वह तीसरे और चौथे अध्याय का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे और इसके बाद 5, 6, 7 और 8 पढ़ेंगे, यानी कि अभी हम लोगों को 2 सेट और पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं और अब हम लोग तीसरे और चौथे अध्याय का ऑब्जेक्टिव देखते हैं। वह है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते थे, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते थे। तो यहाँ पे देखिए आप कि पहला ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए जो आप देख रहे हैं यहाँ पे वह देखिए क्या है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे भाई वह देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए है चीन वियतनाम लाओस, ऑप्शन ए देख रहे हैं चीन वियतनाम लाओस, ऑप्शन बी है हिंद चीन वियतनाम लाओस, ऑप्शन सी है कंबोडिया वियतनाम लाओस और ऑप्शन डी है कंबोडिया वियतनाम चीन और थाईलैंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, यानी कि कंबोडिया वियतनाम और लाओस जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आपका ऑप्शन 100 में है, तो यही सी हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए क्या है। तो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन आप देखेंगे तो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑप्शन ए में जो है वो है वियतनाम, बी है थाईलैंड, सी है लाओस और डी है कंबोडिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि कंबोडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस क्वेश्चन का भी आंसर आपको पता है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ही है। ठीक है, अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो हाँ आप देखेंगे कि ऑप्शन ए में है इंग्लैंड, ऑप्शन बी है पुर्तगाली, ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी था फ्रांसीसी, ऑप्शन सी है पुर्तगाली, ऑप्शन डी जो है वह है डच। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि पुर्तगाली है, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ग। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह है, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। यहाँ पे तो ये था, और हिंद चीन में जो फ्रांसीसी बसता था उसे क्या कहा जाता था। तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। तो ऑप्शन ए में आप यहाँ पे देखेंगे फ्रांसीसी है जो फ्रांसीसी कहता था, बी में है शासक वर्ग, सी है कोलोन और डी है जनरल। तो जो भी फ्रांसीसी हिंद चीन में बस जाते थे तो उसे कोलोन के नाम से जाना जाता था। तो आप देखिए यहाँ पे कोलोन कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि ग जो है यहाँ पे है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखो आपको पता चल रहा होगा कि जितना भी क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं एक एक क्वेश्चन टोटल का टोटल क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे आप कि VVI ही है, देख के ही आपको पता चल रहा होगा। आप देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 5वां नंबर जो है वह क्वेश्चन है कि नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे। तो ऑप्शन ए देखिए यहाँ पे है वियतनाम, बी है लाओस,
और सी देखिए यहाँ पे है, सी नंबर ऑप्शन सी जो है वह है थाईलैंड, और ऑप्शन डी जो आप देखेंगे तो वो है कंबोडिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी ही होगा, यानी कि कंबोडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि छठा नंबर जो क्वेश्चन है वह है, छठा नंबर क्वेश्चन देखिए है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में हो ची मिन, बी है फोन बोइचो, सी है क्वांग और डी है त्रियू। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यानी कि क्वांग इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि सातवां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए कितना ही लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए सातवां नंबर क्वेश्चन है कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? कह रहा है कि मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ था वह किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है जेनेवा समझौता, बी है हनोई समझौता, सी है पेरिस समझौता और डी है धर्मनिरपेक्ष समझौता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, यानी कि हनोई समझौता जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि आठवां नंबर जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन देखिए है, आठवां नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? यह है क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे देखिए आपका क्या है, तो देखेंगे आपके ऑप्शन ए जो है वह है रसेल, बी है हो ची मिन, सी है नरोत्तम सिंह यानी कि और डी है रूसो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि रसेल जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए नौवां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए क्या है, तो नौवां नंबर क्वेश्चन है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिका के राष्ट्रपति थे। हिंद चीन युद्ध में अंतिम युद्ध जब समाप्ति की ओर था तब अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? यह है आपका क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए आप ये ऑप्शन ए में है वाशिंगटन, बी है निक्सन, सी है जॉर्ज बुश और डी है रूजवेल्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यहाँ पे आप जो ख देख रहे हैं यही इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। जिस क्वेश्चन का भी आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है वह है, अगला क्वेश्चन जो है वह है कि हुआ हुआ आंदोलन जो है वह किस प्रकृति का था? तो ऑप्शन ए में है कि क्रांतिकारी था, बी है धार्मिक था, सी है साम्राज्यवादी समर्थक और डी है क्रांतिकारी धार्मिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि क्रांतिकारी धार्मिक जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो सबसे पहले यदि आप अभी तक भी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे नहीं करने से तो कोई फायदा है नहीं। एक एक क्वेश्चन जो कि भी आया रहता है तो उस क्वेश्चन का आंसर और क्वेश्चन साथ में लेके आए हैं और आते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम रहेगा तब तक। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 11वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी का जो स्थापना हुआ था वह किसने किया था और कब किया था? तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे कि ऑप्शन ए में जो है गुरदयाल सिंह 1916 में, बी है चंद्रशेखर आजाद 1920 में, सी है सोहन सिंह भाखना 1918 में और डी है लाल हरदयाल 1913 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सोहन सिंह भाखना 1918 ईस्वी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा नहीं, इसका जो है ना आंसर वो हो जाएगा लाला हरदयाल, ठीक है ना, लाला हरदयाल हो जाएगा। ये जो हम कहते हैं ये गलत है, इसका राइट आंसर लाला हरदयाल होगा। यहाँ पे ऊपर नीचे हो गया ऑप्शन देख रहे हैं आप, तो डी जो है यह इसका राइट आंसर है, सी ही लेकिन यहाँ पे नीचे आ गया है। तो ये लाला हरदयाल जो है याद रखिएगा, लाला हरदयाल इसका राइट आंसर होगा। सही है, कमेंट करके बताइए लाला हरदयाल सही है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 12वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? क्या आपको पता है इस क्वेश्चन का आंसर कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था मेरे भाई वह कब हुआ था? आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ऑप्शन तो आपके सामने में ही है। ऑप्शन नंबर पहला देखिए है कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, 14 अप्रैल 1919 को, 15 अप्रैल 1919 को, 16 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। तो ऑप्शन तो आपके सामने है, आपको पता है तो आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 13वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि लखनऊ समझौता, 13वां नंबर क्वेश्चन है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो यहाँ पे देखेंगे आपके ऑप्शन ए में 1916, बी है 1918, सी है 1920 और डी है 1922 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन का। बताइए, आप कमेंट करके बताइए कि तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह कब हुआ था, लखनऊ समझौता कब हुआ था?
कमेंट करके बताइए आपको पता है। तो लखनऊ समझौता जो हुआ था वह हुआ था 1916 ईस्वी में। तो ऑप्शन यहाँ पे जो आपको क दिख रहा है ना, क, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा और वैसे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 14वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो यहाँ पे देखेंगे आपके ऑप्शन ए जो है वह है सितंबर 1920 ईस्वी में, ऑप्शन बी है सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद अधिवेशन, नवंबर 1920 फैजपुर, दिसंबर 1920 नागपुर। तो बताइए कमेंट करके कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर क यानी कि ए। तो सितंबर 1920 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन और लाजवाब क्वेश्चन है। तो देखिए 15वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देख लीजिए और उसका भी देख लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शन है और आंसर क्या होने वाला है। और आपको यदि पता है इसका आंसर तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ही है। तो देखिए 15वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था। भारत में खिलाफत आंदोलन जो शुरू हुआ था तो वह कब हुआ था और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑप्शन ए है तुर्की 1920, बी है फ्रांस 1920, सी है अरब 1920 और डी है जर्मनी 1920। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई 15 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, बताइए आप बताइए आपको पता है क्या। आपको पता है तो बताइए, आपको पता है तो क्या है कमेंट करके बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि यहाँ पे जो क है ना, क, तुर्की 1920 ईस्वी, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 16वां नंबर क्वेश्चन देखिए। तो देखिए 16वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए। तो 16वां नंबर क्वेश्चन है कि सविनय 16वां नंबर क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वह कब शुरू हुआ था और किस यात्रा से शुरू हुआ था, यह है क्वेश्चन। बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है 1920 भुज में, उसके बाद है 1913 31 है दांडी में, उसके बाद 1930 है अहमदाबाद और उसका डी में देखिए है 1930 एल्वा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। बताएंगे ना आप, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, यह हम नहीं बताएंगे। ठीक है, अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 16वां नंबर जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन देखिए क्या है। तो 16वां नंबर क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव जो है वह कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। तो यहाँ पे देखेंगे आप ऑप्शन ए है लाहौर 1929 लाहौर में, उसके बाद 1931 कराची, 1933 कलकत्ता और उसके बाद 1937 बेलगांव। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि यहाँ पे जो क जो है 1929 लाहौर, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 18वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए क्या है। तो देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है 1923 गुरु गोलवलकर, उसका बाद है ऑप्शन बी में 1925 के.बी. हेडगेवार, उसके बाद देखिए ऑप्शन सी में है 1926 चित्तरंजन दास, उसका डी में है 1928 लालचंद। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई 18वां नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1925 के.बी. हेडगेवार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन और आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 19वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए, यह क्वेश्चन ही बड़ा ही शानदार बड़ा ही लाजवाब है। तो देखिए 19वां नंबर क्वेश्चन देखिए, पढ़ पा रहे हैं आप 19 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब तो देखिए 19वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो ऑप्शन ए है बारदोली, बी है अहमदाबाद, सी है खेरा और डी है चंपारण। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई 19वां नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बारदोली क, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 20वां नंबर जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन, यह क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आया है, रंपा विद्रोह कब हुआ था। और मुझे यकीन है, विश्वास है कि यह क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा। ऑप्शन ए है 1916 में, बी है 1918 में, सी है 1917 में और डी है 1919 में। हम जानते हैं कि इसका आंसर आपको पता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या 1916 होगा या फिर 1918 होगा या फिर 1917 होगा या फिर 1919 होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों तीसरे और चौथे अध्याय का ऑब्जेक्टिव भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग अध्याय 5, 6, 7 और 8 इन चारों अध्याय का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को देखिए।
वह है कि स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था। क्वेश्चन है कि स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन ए है 1769 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1770 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1773 ईस्वी में, और ऑप्शन डी जो है वह है 1775 ईस्वी में। तो क्या आपको इसका आंसर पता है? यदि आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट कर दिए हैं, तो चलिए अब हम बता रहे हैं कि इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि ख जो है यह हो जाएगा 1770 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए उसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कितना लाजवाब है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ पे देखेंगे आप जब ऑप्शन में आ जाएंगे तो ऑप्शन देखिए कि ऑप्शन ए में है जेम्स हारग्रीव्स, बी है जॉन केस, सी है क्रॉम्पटन और डी है हम्फ्री डेवी। तो इसका आंसर आप लोगों को पता है, यह क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि घ जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए तीसरा नंबर और कितना गजब का क्वेश्चन है कि बम्बई में सर्वप्रथम, बम्बई में क्वेश्चन है कि बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़े के मिलों की स्थापना कब हुई थी? यह क्वेश्चन भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ऑप्शन नंबर ए है वह है 1851 में, बी है 1885 में, सी है 1907 में, और ऑप्शन नंबर डी जो है वह आपका है 1914 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन का वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1851 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर और देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए क्या है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए है कि 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल जो है वह किस शहर में स्थापित हुआ था? तो यहाँ पे अब आप आ जाते हैं ऑप्शन की ओर और देखिए ऑप्शन जो है तो ऑप्शन नंबर ए में है कलकत्ता में, बी है दिल्ली में, सी है बम्बई में और डी है पटना में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि कलकत्ता में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है मेरे भाई वह देखिए। तो पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था? भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था? तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन की ओर आ जाएंगे तो देखिए ऑप्शन हम जो है यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन की ऑप्शन ए में जो है वह है 1907 ईस्वी में, बी है 1914 में, सी है 1916 में और डी है 1919 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि 1914 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए छठा नंबर जो क्वेश्चन है कितना गजब का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? तो अब आ जाते हैं ऑप्शन की ओर और देखिए ऑप्शन में आ जाएंगे और ऑप्शन देखिए यहाँ पे है कि ऑप्शन नंबर ए है 1854 में, बी है 1907 में, सी है 1915 में और डी है 1919 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि 1907 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि सातवां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए। तो देखिए सातवां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था? वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो यहाँ पे आ जाइए ऑप्शन की ओर और देखिए ऑप्शन है ऑप्शन ए में है रॉबर्ट ओवेन, बी है लुई ब्लांक, सी है कार्ल मार्क्स और डी है लाला लाजपत राय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि रॉबर्ट ओवेन इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बता सकते हैं, बता नहीं सकते हैं, आपको बताना ही है तभी तो पता चलेगा कि आपका तैयारी कितना है। ठीक है ना, और अच्छा लग रहा है पढ़ने में, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए आठवां नंबर जो क्वेश्चन है वह आ जाइए और देखिए आठवां नंबर क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? जरा सा कलर चेंज कर ले पेन का। तो चलिए अब हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि सेम कलर का क्वेश्चन भी है। तो देखिए आ जाइए कलर की ओर और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन पे आ जाइए एक बार और क्वेश्चन को पढ़ लेते। देखिए क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो यहाँ पे देखिए आप ऑप्शन ए जो है वह है 1838 में, बी है 1881 में और ऑप्शन नंबर सी में आ जाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी है 1885 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1932 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी ही होगा यानी कि 1885 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर और देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए नौवां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए क्या है। नौवां नंबर क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? यह क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा लाजवाब क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑप्शन ए जो है वह है 1848 में, बी है 1881 में, सी है 1885 में और डी है 1920 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई नौवां नंबर क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि 1920 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर और देखिए 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था। यहाँ पे आ जाइए ऑप्शन की ओर और देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन है तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है 1838 में, बी है 1858 में, सी है 1881 में और डी है 1911 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1881 ईस्वी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन है कि सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। तो यहाँ पे देखेंगे आप ऑप्शन जो है तो ऑप्शन ए में देखेंगे, ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए चारों ऑप्शन ले ही लेते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए में है प्रगतिशील प्रवृत्ति, बी है आक्रामक प्रवृत्ति, सी है रूढ़िवादी प्रवृत्ति और डी है शोषणकारी प्रवृत्ति। पेन का बॉल ज़्यादा मोटा हो गया ना, इसे पतला करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि शोषणकारी प्रवृत्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर और देखिए अगला जो क्वेश्चन है वह देखते हैं। तो देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन है कि शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। तो देखिए ऑप्शन ए है सीमित क्षेत्र, बी है प्रभावी क्षेत्र, सी है विस्तृत क्षेत्र और डी है इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि प्रभावी क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 13वां नंबर जो क्वेश्चन है मेरे भाई वह है कि अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव है, यह है क्वेश्चन। तो अब आ जाइए ऑप्शन की ओर। देखिए ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में यहाँ पे देखिए है क में है संपत्ति, ऑप्शन ए में देखेंगे कि क में जो है वह है संपत्ति, ख में है ज्ञान, सी में है शीत और डी में है बहुमूल्य धातु। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि संपत्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 14वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए 14वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई। तो यहाँ पे आ जाइए ऑप्शन की ओर। देखिए ऑप्शन में देखिए कि ए में है जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था, बी में है मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था, सी में है शिथिल अर्थव्यवस्था और डी में है इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन की ओर आ जाइए और अगला क्वेश्चन यानी कि 15वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए कि आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण ने किस स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया है। तो यहाँ पे देखिए आप ऑप्शन में है ग्रामीणीकरण, बी में है शहरीकरण, सी में है कस्बा और डी में है बंदरगाह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि शहरीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 16वां नंबर क्वेश्चन और देखिए क्या लाजवाब क्वेश्चन है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आया है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है, यह है क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है सबसे अधिक कहाँ होता है। तो ऑप्शन ए में है ग्राम, बी में है कस्बा, सी में है नगर और डी में है महानगर। तो कितना बचा इसमें, ग्राम टिक मार के आ जाएगा कि गांव में, लेकिन नहीं, महानगर शहर, महानगर यानी कि शहर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 17वां नंबर क्वेश्चन और 17वां नंबर जो क्वेश्चन है वह 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंची थी। यानी कह रहा है कि 1810 ईस्वी से लेकर 1880 ईस्वी तक में लंदन का आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंच गया था। तो आ जाइए ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में है 20 लाख, उसके बाद बी में है 30 लाख, सी में है 40 लाख और डी में है 50 लाख। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 40 लाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 18वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देख लीजिए। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या लाजवाब क्वेश्चन है, देखिए है 18वां नंबर क्वेश्चन है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई। ऑप्शन है 1850 में, बी है 1855 में, सी है 1860 में और डी है 1870 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 1870 ईस्वी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 19वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। तो ऑप्शन ए है उद्योगपति वर्ग, बी है पूंजीपति वर्ग, सी है श्रमिक वर्ग और डी है मध्यम वर्ग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि मध्यम वर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 20वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। तो यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन ए में है श्रमिक वर्ग, बी है मध्यम वर्ग, सी है कृषक वर्ग और डी है सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई आपको पता है, 20वां नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको पता है, तो बताइए आप इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि श्रमिक वर्ग जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 21वां नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आ जाते हैं और 21वां नंबर क्वेश्चन देखिए है
21वां नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। यह क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। यह है क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए है सूती मार्ग, बी है रेशम मार्ग, सी है उत्तरा पथ और डी है दक्षिणी पथ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि रेशम मार्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 22वां नंबर क्वेश्चन है कि पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था। ऑप्शन ए है अलेक्जेंड्रिया, बी है दिलमोन, सी है मैनचेस्टर और ऑप्शन डी देखिए क्या है, ऑप्शन डी नंबर जो है वह है बहरीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी ही होगा, यानी कि बहरीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप अभी तक भी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप लोग करते रहिए। सब्सक्राइब करेंगे आप लोग और वीडियो को लाइक करेंगे तभी तो और सारा वीडियो आएगा, है ना। तो देखिए अगला क्वेश्चन और 23वां नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है। तो ऑप्शन है वाणिज्य क्रांति, बी है औद्योगिक क्रांति, सी है साम्यवादी क्रांति और डी है भौगोलिक खोज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि औद्योगिक क्रांति इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 24वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। ऑप्शन ए है पूर्वी क्षेत्र, बी है पश्चिमी क्षेत्र, सी है उत्तरी क्षेत्र और डी है दक्षिणी क्षेत्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पश्चिमी क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 25वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ। तो ऑप्शन ए है 15वीं शताब्दी, बी है 18वीं शताब्दी, सी है 19वीं शताब्दी और डी है 20वीं शताब्दी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 19वीं शताब्दी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 26वां नंबर जो क्वेश्चन है कि वह है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो है वह किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो यहाँ पे देखिए आपकी ऑप्शन ए है कि 1914 ईस्वी में आरंभ हुआ था। यहाँ पे देखेंगे आप कि ऑप्शन ए जो देखेंगे आप, तो ऑप्शन ए में देखेंगे कि 1914 में, बी है 1922 में, सी है 1929 में और डी है 1927 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1929 ईस्वी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 27वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि आर्थिक संकट यानी कि मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था। तो यहाँ पे देखेंगे आपके ऑप्शन ए में जो है वह है साम्यवादी शासन प्रणाली, बी है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, सी है फांसीवादी नाजीवादी, सी है पूंजीवादी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 28वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि ब्रिटेन द्वीप सम्मेलन किस वर्ष हुआ। ऑप्शन है 1945 में, बी है 1947 में, सी है 1944 में और डी है 1952 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1944 ईस्वी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 29वां नंबर क्वेश्चन देखिए है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था। तो भूमंडलीकरण का शुरुआत जो हुआ था मेरे भाई वो 1990 के दशक में ही हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन और क्या क्वेश्चन है यह 30वां नंबर कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। तो यहाँ पे आ जाइए ऑप्शन में और देखिए ऑप्शन ए है सार्को, बी है नाटो, सी है ओपेक और डी है यूरोपीय संघ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि यूरोपीय संघ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 31वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए है कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। बेस्ट सेलर किताबें ऑनलाइन खरीदे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे देखिए आपकी ऑप्शन ए में है कि कॉमनवेल्थ, बी है यंग इंडिया, सी है बंगाली और डी है बिहारी। तो इसका जो राइट आंसर होगा 21 नंबर क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यानी कि यंग इंडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन में नहीं है, यह अलग से आ गया है, इसे नहीं नोट करना है, ठीक है। ये वाला जो है यह क्वेश्चन में नहीं है, बस इतना ही तक कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 32वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए है कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी। तो यहाँ पे देखेंगे आपके ऑप्शन ए में है हरिजन, बी में है भारत मित्र, सी में है अमृत बाजार और डी में है यहाँ पे हिंदुस्तान रिव्यू। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अमृत बाजार पत्रिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 33वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए कितना लाजवाब क्वेश्चन है। 33वां नंबर क्वेश्चन देखिए है कि 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए। ऑप्शन ए है मार्को पोलो, बी है निकितिन, सी है
इंतिसंग और डी है मेगास्थनीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मार्को पोलो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 34वां नंबर क्वेश्चन, और देखिए क्या लाजवाब क्वेश्चन है 34वां नंबर, कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आया है गुटेनबर्ग से रिलेटेड, कि गुटेनबर्ग का जन्म जो है वह किस देश में हुआ था। तो यहाँ पे देखेंगे आप ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए में देखिए कि अमेरिका है, बी में देखेंगे आप ऑप्शन ए में अमेरिका है, बी में जर्मनी है, सी में जापान है और डी है कि इंग्लैंड है। तो आप बताइए क्या इसका आंसर आपको पता है? पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि 34 नंबर जो क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपको हिंट दे दे तो हिंट में देखिए इसका या तो आंसर बी होगा या सी होगा, बी होगा या सी होगा। अब आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा या सी होगा, ये आपको कमेंट करना है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 35 नंबर क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। इस क्वेश्चन का भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि गुटेनबर्ग ने किस पुस्तक की छपाई की। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की थी। तो ऑप्शन ए है कुरान, बी है गीता, सी है हदीस और डी है बाइबिल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि बाइबिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो इसका आंसर बता दिए हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 36वां नंबर क्वेश्चन है। 36वां नंबर क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में मुद्रण कला पहुंचाने वाला कौन था। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था, यह कह रहा है। तो ऑप्शन है हैमिल्टन, बी है कैक्सटन, सी है एडिसन और डी है स्मिथ। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंग्लैंड में मुद्रण कला को कौन पहुंचाया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कैक्सटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 37वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए है कि किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन ए यहाँ पे देखेंगे, ऑप्शन ए यहाँ पे देखेंगे कि ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी में है मार्टिन लूथर, सी में है मोहम्मद पैगंबर और डी में है ईसा मसीह। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मार्टिन लूथर किंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 38वां नंबर क्वेश्चन है कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था। रूसो जो है वह कहाँ का दार्शनिक था। तो ऑप्शन ए है फ्रांस का, बी है रूस का, सी है अमेरिका का और डी है इंग्लैंड का। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि फ्रांस का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 39वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए जो है वह है कि भारत में हुआ था, बी है जापान में, सी है चीन में और डी है अमेरिका में। आपसे पूछ रहा है कि विश्व में सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुआ था, भारत में या जापान में या चीन में या अमेरिका में, यह है क्वेश्चन। क्या इसका आंसर आपको पता है? पता है यदि तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि 39 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या हम बता दें? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होएगा, यानी कि ग जो है आपके क्वेश्चन में चीन, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 40वां नंबर क्वेश्चन की ओर आ जाइए और देखिए 40वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए क्या है। अब देखिए 40वां नंबर क्वेश्चन कि किस देश के सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों, क्वेश्चन है कि किस देश के सिविल सेवा परीक्षाओं ने, देखिए क्वेश्चन है कि किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तक सामग्रियों की मांग बढ़ाई। ऑप्शन ए है मिस्र, बी है भारत, सी है चीन और डी है जापान। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ठीक है दोस्तों, इतिहास का जितना भी ऑब्जेक्टिव था चैप्टर बाय चैप्टर टोटल का टोटल हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो बारी है तोड़ने का और फोड़ने का, वह बारी है अर्थशास्त्र का। हम लोग अर्थशास्त्र का जितना भी टॉप मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है ना वह देखने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, आप अभी तक भी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर लीजिए और वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए। ठीक है ना, वीडियो को लाइक आप लोग कर लीजिए। और चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग कि अर्थशास्त्र के सबसे पहला नंबर चैप्टर का सबसे पहला नंबर जो ऑब्जेक्टिव है वह क्या है मेरे भाई, कि निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। देखिए पहला ही जो क्वेश्चन है वह कितना लाजवाब क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आया है कि इसमें से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे आपके ऑप्शन ए में है सेवा क्षेत्र, बी है कृषि क्षेत्र, सी है औद्योगिक क्षेत्र और डी है इनमें से कोई नहीं। क्या इसका आंसर आपको पता है? पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ख जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कृषि क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए और उसका भी आंसर देखेंगे। तो अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से देश मिश्रित अर्थव्यवस्था में है, मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन रहता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में है अमेरिका, बी है रूस, सी है भारत और डी है इनमें से
कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, क्या आपको पता है? दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से देश मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, इसका आंसर किसको नहीं पता है? पता है? एकदम ईजी है ना, एकदम ईजी है या नहीं है? एकदम ईजी है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था, तो यह कब किया गया था? तो ऑप्शन ए में है 15 मार्च 1950, बी है 15 सितंबर 1950, सी है 15 अक्टूबर 1951 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है मेरे भाई, इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा 15 मार्च 1950 ईस्वी, यानी कि क जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन ए भी कह सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन कितना लाजवाब क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन भी कई बार आपके एग्जाम में आया है। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए है अविकसित, बी है विकसित, सी है अर्धविकसित, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए कि यदि आपके घर का आय अधिक है तो क्या आपका घर अविकसित रहेगा? नहीं। अर्धविकसित रहेगा, थोड़ा थोड़ा विकास करेगा? नहीं। क्या इनमें से कोई नहीं होगा? नहीं। तो क्या हो सकता है? तो विकसित हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ख, जिसे आप बी भी कह सकते हैं, या इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? ये जो 4 राज्य का नाम दिया है इसमें से पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? देखिए ऑप्शन ए है पंजाब, बी है केरल, सी है बिहार और डी है दिल्ली। तो पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? बिहार को, यानी कि ग, जिसे हम लोग सी भी कह सकते हैं, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। लेकिन उससे पहले आप यदि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आप आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय कितना है? भारत में प्रति व्यक्ति आय कितना है? अभी जो 2011 में जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार आपको उस समय 2000 जब भी गिना गया होगा यह चीज़, तो उस समय के अनुसार आपसे पूछ रहा है कि उस समय भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना था। लेकिन यहाँ पे तो इसमें भी बता दिया है, तो साफ साफ कह दिया है कि 2008-9 में, है ना। तो यही क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है कि सन 2008-9 के अनुसार भारत का औसत प्रति व्यक्ति आय कितना है? 2008 और 9 में जो है 8-9 में भारत के प्रति व्यक्ति आय का गणना किया गया था कि कितना हुआ था। तो उस समय पूछ रहा है आपसे कि भारत का प्रति व्यक्ति आय जो है वह कितना था, यह आपसे पूछ रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए में है 22,553 रुपये, ऑप्शन बी में है 25,494, सी है 6,610 और डी है 54,850। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, यानी कि 25,494 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 7वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो देखिए क में है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, ठीक है। ख में है 1 जुलाई से 30 जून तक, सी में है 21 अप्रैल से 31 मार्च तक और डी में है 1 दिसंबर से 31 अगस्त तक। तो बताइए इसका आंसर आपको पता है? 7वां नंबर जो क्वेश्चन है, क्या इसका आंसर आपको पता है? तो 7वां नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जिसे हम लोग ग भी यहाँ पे लिखा हुआ है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 अप्रैल से 31 मार्च तक। और यह क्वेश्चन भी लगभग हर साल ही आपके एग्जाम में आता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? यह क्वेश्चन सब आप जाके मॉडल पेपर में देखेंगे गाइड में कि कितना बार पूछा हुआ है। जितना भी क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, यह सब का सब क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आया है। टोटल ऑब्जेक्टिव भी आई ही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन ए में आप देख रहे हैं कि बिहार है, बी है पंजाब, सी है हरियाणा और डी है गोवा। तो क्या बताइए कमेंट करके आप लोग, बिहार हो सकता है? यदि यहाँ का प्रति व्यक्ति आय इतना ही अधिक होता तो फिर यह राज्य इतना गरीब क्यों होता? तो बिहार तो हो ही नहीं सकता है। तो जिस राज्य का सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय है वह है गोवा, और वही राज्य सबसे ज़्यादा विकसित और सबसे ज़्यादा पैसा वाला राज्य है, वहीं का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 9वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए क्या है। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? यह आपसे पूछ रहा है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑप्शन ए में है पटना, बी है गया, सी है शिवहर और डी है नालंदा। सबसे अधिक इसमें से प्रति व्यक्ति आय किसका है, यह पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आप ऐसे ही नहीं बता सकते हैं? एकदम आसानी से बता सकते हैं या नहीं बता सकते हैं? किस राज्य का होता होगा? बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक होगा? तो ऑप्शन ए में देख रहे हैं पटना है, गया है, शिवहर है। बताइए इसमें जो जिला का नाम दिया हुआ है 4 गो, इसमें से आपको क्या लग रहा है कि कौन सा जिला ज़्यादा विकसित है? सिंपल है, पटना है ना, पटना, यानी कि उसी का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो
जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए क्या है। लेकिन उससे पहले आप यदि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखिए अब अगला क्वेश्चन यानी कि 10वां नंबर है कि उत्पादन एवं आय की गणना का विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। उत्पादन एवं आय की गणना का विधि जो है वह आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है। तो यहाँ पे देखिए आपकी ऑप्शन ए में है कि सहज है, ऑप्शन ए है कि सहज है, उसके बाद बी में है वैज्ञानिक है, उसके बाद आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी उसमें आप देखेंगे व्यवहारिक, और डी में देखेंगे उपयुक्त तीनों। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 11वां नंबर क्वेश्चन। देखिए कितना लाजवाब क्वेश्चन है। यह सब क्वेश्चन जो है ना एकदम मुंह पे जी पे याद रखने वाला है। देखिए डायरेक्ट आंसर लिख दिए हैं कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय जाता है। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय किसे जाता है? मुद्रा को। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 12वां नंबर जो है वह है कि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की है। तो मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का यदि हृदय नहीं है तो जीवन शक्ति अवश्य है, यह किसी अर्थशास्त्री ने कहा था। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 13वां नंबर है कि मुद्रा के विकास का इतिहास मानव सभ्यता के विकास का है। मुद्रा के विकास का इतिहास मानव सभ्यता के विकास का भी इतिहास ही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 14वां नंबर क्वेश्चन देखिए तो 14वां नंबर क्वेश्चन है कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान प्रदान क्या कहलाता है। तो इसे हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। जिस भी व्यवस्था में वस्तु का वस्तु से अदला बदली होता है तो उसे हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 15वां नंबर है कि मुद्रा का आविष्कार मनुष्य की सबसे बड़ी है। मुद्रा का जो आविष्कार हुआ है वह मनुष्य के लिए क्या है? तो यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ा उपलब्धि है। क्योंकि आप सोचिए कि यदि यह इस युग में मुद्रा ही नहीं होता तो फिर लोग क्या करता। तो मुद्रा का आविष्कार इस युग में मनुष्य का सबसे बड़ा क्या है? तो उपलब्धि है। उसी प्रकार से आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। और देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 16वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि मुद्रा विनिमय का है। मुद्रा जो है वह किसी भी वस्तु के बीच का क्या है? तो विनिमय का माध्यम है। पैसा से ही तो अब हम किसी वस्तु का अदला बदली करते हैं। तो मुद्रा जो है वह विनिमय का माध्यम है। अब देखिए अगला क्वेश्चन और 17वां नंबर है कि प्लास्टिक मुद्रा के चलते विनिमय का कार्य हो गया। अब जो हर आदमी के हाथ में एटीएम हो गया है, चेक बुक हो गया है, तो इन सब के वजह से विनिमय यानी कि अदला बदली का कार्य क्या हो गया? तो सरल हो गया है। ठीक है ना। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 18वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए क्या है। तो 18वां नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रा एक अच्छा है। मुद्रा एक अच्छा है। तो आपको क्या यहाँ पे है? तो मुद्रा एक अच्छा है सेवक। मुद्रा एक अच्छा क्या है? तो सेवक है। ठीक है, अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 19वां नंबर क्वेश्चन है कि आय तथा उपभोग का अंतर कहलाता है। आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? तो बचत कहलाता है। उसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 20वां नंबर है कि साख का मुख्य आधार है। तो किसी भी व्यक्ति का कितना साख है इसका सबसे मुख्य आधार उस व्यक्ति पे कितना विश्वास है, यही है। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह आ गया यहाँ पे कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली। क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली यहाँ पे है सबसे लोकप्रिय साधन है। यानी कि वह कोई संस्था नहीं है, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? यह है आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे कि ऑप्शन ए में जो है आपका, यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑप्शन ए में है देसी बकर। ऑप्शन ए में है देसी बकर। उसके बाद बी में है महाजन, देसी बैंकर है। उसके बाद बी में है महाजन, सी में देखेंगे है व्यापारी, और डी में है सहकारी बैंक। यहाँ पे बैंकर है। ठीक है ना, देसी बैंकर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहले नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन, तो आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन। और देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए है कि इनमें से कौन, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है। कह रहा है कि इसमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में जो है यहाँ पे यानी कि वह संस्था है। ऑप्शन ए में सेठ या साहूकार, क्या यह कोई संस्था है? नहीं। रिश्तेदार, क्या यह कोई संस्था है? नहीं। महाजन, क्या यह कोई संस्था है? नहीं। व्यावसायिक बैंक एक संस्था है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा व्यावसायिक बैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। यह क्वेश्चन तो कई बार आपके एग्जाम में आया है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑप्शन ए में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी में है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऑप्शन सी में है
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और ऑप्शन डी में है पंजाब नेशनल बैंक, जो कि आपका ऑप्शन क, ख, ग और घ भी है। तो आप कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, कि भारतीय का केंद्रीय बैंक, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है वह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि चौथा नंबर क्वेश्चन। और देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन कितना लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए कि राज्य में, चौथा नंबर क्वेश्चन है, राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है। राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन ए में यहाँ पे देखेंगे है 50, बी में है 75, सी है 35 और डी में है 25। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 25 बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। यानी कि लंबे समय के लिए, दीर्घकालीन यानी कि लंबे समय के लिए, तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है, यह आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए में है कृषक महाजन, बी में है भूमि विकास बैंक, सी में है प्राथमिक कृषि साख समिति और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, यानी कि भूमि विकास बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे हम लोग बी भी कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि छठा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए। तो छठा नंबर क्वेश्चन देखिए है, छठा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत की वित्तीय राजधानी यानी कि फाइनेंशियल कैपिटल किस शहर को कहा गया। भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया, यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार आया है। तो ऑप्शन ए में है मुंबई, बी में है दिल्ली, सी में है पटना और डी में है बेंगलोर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क जो है मुंबई, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो चलिए अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि सातवां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए। तो सातवां नंबर क्वेश्चन देखिए कितना लाजवाब क्वेश्चन है कि सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बना था। तो ऑप्शन ए में है 1929 में, बी है 1919 में, सी है 1918 में और डी है 1914 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ख, यानी कि बी हो जाएगा, 1919 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए आठवां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या है। देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या है, कितना संख्या है। तो ऑप्शन ए में है यहाँ पे 190, बी है 192, सी है 199 और डी है 196। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 196 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता ही सकते हैं, और बता ही नहीं सकते हैं, आपको बताना ही है। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए नौवां नंबर क्वेश्चन है कि व्यावसायिक बैंकों का, नौवां नंबर क्वेश्चन है कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो ऑप्शन ए है 1966 में, बी है 1980 में, सी है 1969 में और डी है 1975 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1969 ईस्वी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अभी तक जो आप इतना क्वेश्चन देखे हैं, यह जितना भी क्वेश्चन था यह चौथे अध्याय से था। तो अब जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे वह देखेंगे पांचवें अध्याय से, जिसका कि नाम है रोजगार एवं सेवाएं। तो इस अध्याय से भी हम लोग जितना भी क्वेश्चन देखेंगे सब का सब क्वेश्चन VVI ही देखेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखना ही है नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यह जो क्वेश्चन है यह देखिए क्या है। तो क्वेश्चन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, यह है क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए है कृषि क्षेत्र, बी है विज्ञान क्षेत्र, सी है शिक्षा क्षेत्र और डी है आपका सेवा क्षेत्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि घ जो है सेवा क्षेत्र, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 11वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन है कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं, यह है क्वेश्चन। यहाँ पे मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है 6, बी में है 4, सी में है 5 और डी में है 8। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, और देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 12वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन है जो बीमारू राज्य नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। बीमारू राज्य है नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है बिहार, बी में है मध्य प्रदेश, सी में है उत्तर प्रदेश और डी में है उड़ीसा। तो देखिए बीमारू, तो बी आई से बिहार हो जाता है, एम से मध्य प्रदेश हो जाता है, यू से उत्तर प्रदेश हो जाता है। उसको इसमें आपसे पूछ रहा है कि बीमारू राज्य कौन नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अभी ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि अगला क्वेश्चन देखिए है
कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है। यह जो सेवा दिया हुआ है इसमें से कौन सा सेवा है जो गैर सरकारी है, सरकारी सेवा नहीं है वह। तो सैन्य सेवा सरकारी है या गैर सरकारी, सरकारी सेवा है। वित्त सेवा सरकारी है या गैर सरकारी, सरकारी सेवा है। रेल सेवा सरकारी है या गैर सरकारी, सरकारी सेवा है। तो गैर सरकारी सेवा कौन है, तो गैर सरकारी सेवा है मॉल सेवा। मॉल में जो आप लोग जाते हैं क्या वह सरकारी रहता है, नहीं प्राइवेट रहता है, तो वह गैर सरकारी है। ठीक है, अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 14वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। 14वां नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो ऑप्शन ए में है कोयला, बी में है पेट्रोलियम, सी में है विद्युत और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपसे पूछ रहा है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, यह आपसे पूछा था। इसमें से कोई भी ऊर्जा का मुख्य स्रोत नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इनमें से कोई नहीं, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। लेकिन उससे पहले अभी तक जो हम लोग 5 क्वेश्चन, मात्र 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से पढ़े हैं, और जितना भी क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं टोटल का टोटल क्वेश्चन ही VVI है। यहीं से यदि कोई क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से तो इसी में से आएगा। तो अब जो हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं वह हम लोग देखेंगे अगला अध्याय यानी कि वैश्वीकरण से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए यहाँ पे कि अगला जो अध्याय है उससे देखिए क्वेश्चन है पहला नंबर, यहाँ पे तो 15 है क्योंकि नंबर वाइज चल रहा है, कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है। कह रहा है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है, यह आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है उदारीकरण को, बी है निजीकरण को, सी है वैश्वीकरण को, डी है इनमें से सभी। तो नई आर्थिक नीति जो है उसमें उदारीकरण को भी शामिल किया गया है, निजीकरण को भी और वैश्वीकरण को भी, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव तो देख ही रहे हो, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 16वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए है 16वां नंबर क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। यह है क्वेश्चन आपका कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है कि 1 है, बी है 2 है, सी है 3 है, सी है कि 5 है और डी है कि 4 है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 नहीं इसका 3 ही होगा। 3 आपको कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 3 है ही नहीं, नहीं इसका 3 ही होगा। इसे आप सही कर लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं, तो 3 है। कौन कौन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। यहाँ पे जो 5 है ना ये यहाँ पे 3 होएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 होएगा, आप 3 नोट कीजिएगा। ठीक है, अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए 17वां नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है, यह है क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है फोर्ड मोटर्स। इनमें से क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे कि इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, ये रहेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पे मिसटाइप हो गया है, ये रहेगा कि इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, ये है क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए में है फोर्ड मोटर्स, बी में है सैमसंग, सी में है कोका कोला और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से तो इसका जो राइट, अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि आप यहाँ पे देखेंगे 17वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है नहीं। यहाँ पे होगा कि नहीं है, क्वेश्चन सही कर लीजिएगा, नहीं है। और यहाँ पे ऑप्शन सी में जो यहाँ पे आप कोका कोला देख रहे हैं ना ये होगा पार्ले। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, पार्ले होगा। तो इसे भी सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन रहेगा कि इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। तो फोर्ड मोटर्स बहुराष्ट्रीय कंपनी है, सैमसंग बहुराष्ट्रीय माने जो बहुत सारे देशों में काम करता है। ठीक है ना, और पार्ले जो है ये अपना देश का कंपनी है, यानी कि यह भारत का ही एक ही देश में इसका व्यवसाय है। तो यह जो है यह बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में सिर्फ कोका कोला को जगह पे आपको पार्ले करना है। ठीक है, तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 18वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि वैश्वीकरण का अर्थ है, वैश्वीकरण का अर्थ है, वैश्वीकरण का अर्थ है। ऑप्शन ए में है यहाँ पे विदेशी पूंजी एवं विनियोग पर रोक। ऑप्शन बी में है व्यापार, पूंजी, तकनीक, हस्तांतरण, सूचना प्रवाह के साथ समन्वय। सी में है सरकारीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाना और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ख जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 19वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है 19वां नंबर क्वेश्चन देखिए है कि पार्ले समूह के 19वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप है कि पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया। क्वेश्चन है कि पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया। तो यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन ए में आपका है कोका कोला। यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन ए है कोका कोला, बी है एलजी, सी है रिबॉक और डी है नोकिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि कोका कोला, जो कि क है, यही इसका राइट आंसर
हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर, लेकिन अगला जो क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं वह अर्थशास्त्र के आखिरी अध्याय यानी कि उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण जो है वहां से हम लोग देखेंगे और वही क्वेश्चन देखेंगे जो भी आई है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखिए इसका इस अध्याय का जो पहला नंबर क्वेश्चन है वह देखिए है कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? ऑप्शन है 1986 में, बी है 1980 में, सी है 1987 में और डी है 1988 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1986 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 21वां नंबर क्वेश्चन देखिए है, 21वां नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। 21वां नंबर क्वेश्चन है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 17 मार्च को, बी है 15 मार्च को, सी है 19 अप्रैल को और डी है 22 अप्रैल को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि ख हो जाएगा, 15 मार्च इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 22वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है यह आपसे पूछ रहा है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता तो ऑप्शन ए में है 100, बी में है 1000 और 100, सी में है 1811 4000 और डी में है 2011 4000। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर जो है वह है 1800-11-4000। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 23वां नंबर क्वेश्चन जो है वह देखिए है कि स्वर्ण आभूषण, 23वां नंबर क्वेश्चन है कि स्वर्ण आभूषण सोना जो होता है की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। तो स्वर्ण सोना जो आप लोग खरीदते हैं तो उसके लिए शुद्धता को जो चेक करना है तो उसके लिए हम लोग हॉल मार्का को देखते हैं। किसको देखते हैं? हॉल मार्का को। ठीक है। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वह है कि यदि किसी वस्तु या सेवा, अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता शिकायत करेगा। कह रहा है कि जिला फोरम में, बी है राज्य फोरम में, सी है राष्ट्रीय आयोग में और डी है यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्य आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 25वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। शिकायत करने के लिए आपको कितना आवेदन शुल्क लगेगा ये आपसे पूछा। ऑप्शन ए में है 50 रुपया, बी है 70, सी है 10 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो। तो दोस्तों हम लोग जो है इतिहास का पूरा चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए, उसके बाद अर्थशास्त्र का भी पूरा चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव खत्म कर चुके हैं। अब बारी है नागरिक को तोड़ने और फोड़ने का, और उसके बाद हम लोग जो है ना आपदा प्रबंधन का भी आपको टॉप 20 ऑब्जेक्टिव बताएंगे। ठीक है ना। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, एक एक क्वेश्चंस को देखिएगा, एक एक क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आपको प्लीज कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग कि नागरिक के सबसे पहले नंबर अध्याय का जो सबसे पहला नंबर जो है क्वेश्चन वह क्या है मेरे भाई, कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। क्वेश्चन है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो यहाँ पे देखेंगे आपकी ऑप्शन ए में है लोकसभा, ऑप्शन बी में है विधानसभा, ऑप्शन सी में है मंत्रिमंडल, ऑप्शन डी में है पंचायती राज संस्था है मेरे भाई। तो क्या आपको इसका आंसर पता है? पहला नंबर जो क्वेश्चन है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो ऑप्शन ए में है लोकसभा, बी है विधानसभा, सी है मंत्रिमंडल और डी है पंचायती राज संस्था है। तो आप बताइए कि क्या आपको इसका आंसर पता है? पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब चलिए हम बताते हैं कि इसका जो राइट आंसर होने वाला है वह होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पंचायती राज संस्थाएं इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में 4-5 बार पूछा गया। बोल रहे हैं ना कि जितना भी क्वेश्चन लाए हैं टोटल क्वेश्चन टॉप मोस्ट वीवीआई ही क्वेश्चन है, एक भी फालतू का क्वेश्चन नहीं लेके आए हैं। टोटल क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन वीवीआई है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है किंग मार्टिन लूथर, ऑप्शन बी में है महात्मा गांधी, सी में है धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कॉलेज, उसका डी में है जेड गुड्डी। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जेड गुड्डी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तो बताना ही है, क्योंकि यह क्वेश्चन सब यदि आपको याद है तो समझ लीजिए कि आपका तैयारी पुख्ता है, और यदि आपको याद नहीं है तब तो फिर दिक्कत है, आपको तैयारी करना पड़ेगा, इसलिए इसे आपको कॉपी पे नोट भी करना है। ठीक है। अब देखिए तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। क्या आपको लग रहा है फिर से यदि हम कहेंगे कि यह क्वेश्चन भी 4-5 बार पूछा है तो आपको लगेगा कि सर झूठ कर रहे हैं। आप जाके चेक कीजिए, जाके देखिए कि यह क्वेश्चन कितने बार आपके एग्जाम में आया है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है अरस्तु, बी में है अब्राहम लिंकन, सी में है रूसो और डी में है महात्मा गांधी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा,
कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो अब्राहम लिंकन का है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए है कि संघ सरकार का उदाहरण है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि संघ सरकार का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए में है अमेरिका, बी में है चीन, सी में है ब्रिटेन, डी में है भारत। ज़्यादातर ऑप्शन में आपको अमेरिका ही रहेगा, तो यहाँ पे अमेरिका और भारत दोनों है, तो आपको अमेरिका में टिक मारना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि भारत में मतदान होने की न्यूनतम आयु क्या है। यह क्वेश्चन किसको नहीं पता है भाई? जिसे नहीं पता है हम तो कह रहे हैं गारंटी कि वह पढ़ ही नहीं रहा है कि भारत में मतदान होने की न्यूनतम आयु क्या है भाई। भारत में जो लोग मतदान वोट जो डालता है उसके लिए कम से कम आयु क्या है? तो भारत में मतदान होने का न्यूनतम आयु ऑप्शन ए में है 16 वर्ष, बी है 18, सी है 17 और मान लीजिए डी कोई और होगा, लेकिन मतदान देने का जो न्यूनतम वर्ष है वह है 18 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस क्वेश्चन का भी आंसर पता है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, छठा नंबर, यह क्वेश्चन 3 बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि बांग्लादेश का उदय कब हुआ था। बांग्लादेश का उदय कब हुआ, यानी पाकिस्तान से जो बांग्लादेश अलग हुआ, एक अलग राष्ट्र बना, वह कब बना था? तो ऑप्शन है 1970 में, बी है 1971 में, सी है 1972 में और डी है 1973 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1971 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या यह राइट आंसर है? राइट आंसर है तो आप यस सर लिख के कमेंट करके बताइए। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 7वां नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आ जाइए। और देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है। ये जो 4 राज्य का नाम दिया हुआ है आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन है जो केंद्र शासित प्रदेश है। तो ऑप्शन ए में है छत्तीसगढ़, बी है उत्तराखंड, सी है केरल और डी है चंडीगढ़। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि चंडीगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन जो है यह इस बार के लिए आपके एग्जाम के लिए VVI है। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 8वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए क्या लाजवाब क्वेश्चन है कि 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत व्यक्ति साक्षर है। कह रहा है कि 2011 में जो जनगणना हुआ था तो उस जनगणना के अनुसार भारत का कितना प्रतिशत व्यक्ति है जो साक्षर है, ये है आपका क्वेश्चन। तो उस ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे है कि 62.6%, बी में है 63.6%, सी में है 64.6% और डी में है 65.6%। तो क्या इसका आंसर आपको पता है? पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 64.6 जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए अब अगला क्वेश्चन, यानी कि 9वां नंबर क्वेश्चन की ओर आ जाइए। और देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन जो है वह है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं, जब भी हम लैंगिक विभाजन का बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन ए है कि स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, ऑप्शन बी है समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान अधिकार, उसके बाद सी में है लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान का अधिकार न देना, डी में है बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई जो असमान अधिकार है वह हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या लाजवाब क्वेश्चन है भाई। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या गजब का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए यह क्वेश्चन जो है कि किस देश को सामाजिक विभेद के कारण, क्वेश्चन है किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा था। इनमें से कौन सा देश है जिसे सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा था? तो ऑप्शन ए है यूगोस्लाविया, बी है भारत, सी है बेल्जियम और डी है श्रीलंका। तो सामाजिक विभेद के कारण जो जिस देश को विखंडन का सामना करना पड़ा था वो है यूगोस्लाविया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी बहुत ही VVI है आपके एग्जाम के लिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 11वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। और देखिए क्या लाजवाब क्वेश्चन है कि सामाजिक विभाजन, समाज में जो विभाजन होता है तो इसमें से कौन है उसका जो उसका आधार नहीं हो सकता है, यानी कि उसके वजह से सामाजिक विभाजन नहीं होता है। तो ऑप्शन ए में है धर्म। क्या धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन होता है? 100% होता है भाई, हिंदू मुस्लिम होता है ना। उसके बाद है भाषा, भाषा के आधार पर भी होता है ना। उसके बाद है मानवता और डी में है जाति, जाति के आधार पे तो होता ही है। तो किसके आधार पे नहीं होता है? तो मानवता, यदि लोग इंसानियत पर रहे तो कोई विभाजन कुछ भी संभव ही नहीं है, सामाजिक विभाजन। तो मानवता के आधार पर सामाजिक विभाजन नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 12वां नंबर जो है वह है कि बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या है। कह रहा है कि बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या है। तो ऑप्शन ए है 37, बी है 40, सी है 48 और डी है 52। आप कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। आपको पता है ना? पता है तो कमेंट करके बताइए, जल्दी से बताइए तो कमेंट करके कि इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होने वाला है। हम बताएं, चलिए हम बता देते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 52 जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 13वां नंबर क्वेश्चन देखिए है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है
किसी भी हो बिहार में, पंचायती राज व्यवस्था हो या पंचायत समिति का हो या विधायक का हो, किसी देश में विधायक का पूछे बिहार में या किसी भी राज्य में, या सांसद का पूछे, तो सबका कार्यकाल जो होता है वह 5 वर्ष का ही होता है। इन सब पे आपको ध्यान नहीं देना है, 5 वर्ष का ही कार्यकाल होता है। तो कंसेप्ट यह क्लियर रखिएगा, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन जो है वह देखिए है कि बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है। बिहार में ये आप देखते होंगे कि एगो पंचायत में 2-2 गो पंचायत समिति रहता है, अगर बड़ा पंचायत है तो 3-3 गो भी रह जाता है। तो वही बोल रहा है कि बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने का अधिकार है। अब आप जहाँ पे भी रहते होंगे तो वहाँ पे देखते होंगे कि सरपंच भाई एगो है, मुखिया एगो है, लेकिन पंचायत तनिसा बड़ा है तो पंचायत समिति 2 गो है, होता है ना ऐसा। तो कितना आबादी पर चुने जाने का अधिकार है, तो देखिए ऑप्शन ए में है 5000, बी है 6000, सी है 7000 और डी है 8000। तो कम से कम जो है ना 5000 आबादी पे एगो पंचायत समिति चुने जाने का अधिकार है। तो जिस पंचायत का आबादी 10,000 या उससे अधिक रहता है या थोड़ा बहुत 10,000 से कम भी है तो वहाँ पे 2 पंचायत समिति रहता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है 5000 या इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन जो है 15वां नंबर, वह क्वेश्चन देखिए है कि किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। कौन कहा था कि जब तक बिहार का विकास नहीं होगा तब तक भारत का विकास संभव ही नहीं है, कल्पना भी मत कीजिए। तो ऑप्शन ए में है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, बी में है नरेंद्र मोदी, सी में है राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी में यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन डी जो है वह इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो मेरे भाई राइट आंसर हो जाएगा ना वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि APJ अब्दुल कलाम जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 16वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए कितना गजब का क्वेश्चन है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। कह रहा है कि राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए में है प्रधानमंत्री, बी है राष्ट्रपति, सी है मुख्यमंत्री और डी है उपराष्ट्रपति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो आपको अच्छा लग रहा है ना, समझ में आ रहा है ना पूरा का पूरा, और क्वेश्चन देख के ऐसा लग रहा है कि नहीं कि यह जो क्वेश्चन है वह VVI है और पूछता है, लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन 17वां नंबर, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, अभी कमेंट करके आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए 17वां नंबर क्वेश्चन है कि पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है। कितना इजी क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए में है मुखिया, बी है प्रमुख, सी है सरपंच और डी है इनमें से कोई नहीं। आप बता सकते हैं कि पंचायत समिति का जो प्रधान होता है वह कौन होता है, मुखिया या प्रमुख या सरपंच या इनमें से कोई नहीं, कौन होता है आपको कमेंट करके बताना है। हम यहाँ पे हिंट दे देते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो हम हिंट दे रहे हैं कि इसका जो ऑप्शन होगा वह या तो बी हो सकता है या तो सी, इन दोनों में से आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हम मुखिया को हटा दिए और इनमें से कोई नहीं है, जब बी और सी है इसी दोनों में से कोई है, तो आप कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 18वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए है कि ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है। तो ऑप्शन ए में है मुखिया, बी है प्रमुख, सी है पंचायत सचिव और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए कि ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है कौन होता है, क्या मुखिया होता है या प्रमुख होता है या पंचायत सचिव होता है या इनमें से कोई नहीं, क्या होगा बताइए, जल्दी से बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि पंचायत सचिव जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करते ही रहिए, ठीक है। जो भी नए बच्चे आ रहे हैं वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 19वां नंबर है कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो ऑप्शन है 1945 में, बी है 44 में, सी है 46 में और डी है 1950 ईस्वी में। आपको पता है कि भारत में जो संविधान सभा का गठन हुआ था वह कब हुआ था। 19वां नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो भारत में जो संविधान सभा का गठन हुआ था वह हुआ था 1946 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 20वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि केंद्र एवं राज्यों के क्षेत्राधिकार संबंधी कितनी सूचियां है। यहाँ पे जो है ना ये सूचियां होगा, ठीक है ना, सचिया लिखा गया, ये हो जाएगा सूचियां, इसको आप सही से लिख लीजिए, ठीक है। कि केंद्र एवं राज्यों के क्षेत्राधिकार संबंधी कितनी सूचियां है। तो यहाँ पे देखेंगे आपके ऑप्शन ए में तो 1 है, उसके बाद देखिए ऑप्शन बी में 2 है, ऑप्शन बी में आप देखेंगे कि 2 है, सी में 4 है और डी में 3 है, ठीक है ना। तो आप बताइए कितनी सूचियां है, कितनी सूची है यह आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 3 सूचियां है, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन यानी कि 21वां नंबर जो क्वेश्चन है मेरे भाई वह है
कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। ओहो हो, क्या क्वेश्चन है कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार आया है। देखिए ऑप्शन ए में है महापौर, डी में है नगर सचिव, सी में है नगर प्रधान और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। क्या महापौर कहा जाता है या नगर सचिव। यहाँ पे सचिव होगा तो पटना नगर निगम के प्रधान को कहा जाता है महापौर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 22वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था। कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था जो है वह सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था। तो ऑप्शन ए है राजस्थान, बी है बिहार, सी है उत्तराखंड और डी है इनमें से कोई नहीं। कितना बच्चा को लग रहा है कि बिहार में लागू किया गया था, जल्दी से कमेंट करके बताइए कितना बच्चा को। तो यह जवाब बिल्कुल ही गलत है, ठीक है ना। और आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कितना बच्चा को लग रहा है कि यह राजस्थान में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है राजस्थान, किस किस को लग रहा है कि यह राजस्थान में हुआ था तो यस सर लिख के कमेंट कीजिए। तो बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि यह राजस्थान में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पंचायती राज व्यवस्था जो है वह सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था, तो राजस्थान में हुआ था। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन जो है यानी कि 23वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। झारखंड का गठन कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1 नवंबर 2000 को, बी है 9 नवंबर 2000 को, सी है 15 नवंबर 2000 को और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप कमेंट करके बताइए कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। इसमें तो सब सेम ही है, महीना भी सेम ही है, नवंबर डेट है 1 या 9 या 15 को। तो 15 को यानी कि 15 नवंबर 2000 को इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 24वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए क्या गजब का क्वेश्चन है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में, क्वेश्चन है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषाओं की संख्या है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को स्वीकृत किया गया है, जगह दिया गया है। तो ऑप्शन है 11 को, बी है 22 को, सी है 27 को और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कमेंट करके आपको क्या लग रहा है, बताइए कमेंट करके बताइए। हम बता रहे हैं आपको कि बी या सी में से कोई है। जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। 24 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या होएगा। तो 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 22 जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 25वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए 25वां नंबर क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ था। यानी कि इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन है 1945 में। उसके बाद देखिए यहाँ पे कि ऑप्शन बी जो है वह है 1944 में, सी है 1946 में और डी है 1958 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 1958 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 26वां नंबर, बस इतना ही क्वेश्चन ही था और हम गारंटी दे रहे हैं भाई कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा। पहला और दूसरा अध्याय से क्वेश्चन आएगा सिविक्स से, तो है ना। तो देखिए 26वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में से किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। निम्नलिखित में से किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। तो ऑप्शन ए है बिहार, बी है आंध्र प्रदेश, सी है जम्मू और कश्मीर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस पार्ट में हम लोग पहला और दूसरा अध्याय का जितना भी टॉप मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव था पूरा का पूरा देख चुके हैं। अब जो हम लोग देखेंगे इसका पार्ट 2, उसमें हम लोग तीसरे और चौथे अध्याय का देखेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अब हम लोग तीसरे और चौथे अध्याय का ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला नंबर जो ऑब्जेक्टिव है वह क्या है। नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे आपके ऑप्शन ए में है राजनीतिक दल को, ऑप्शन बी में है संविधान को, ऑप्शन सी में है न्यायपालिका को और ऑप्शन डी में है प्रेस को। तो आप कमेंट करके बताइए कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो दूसरा नंबर है वह है कि सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई, ठीक है ना। सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई। तो यहाँ पे देखिए कि आप ऑप्शन ए में है राजस्थान, ऑप्शन बी में है दिल्ली, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी में है बिहार। तो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई, तो इसका जो शुरुआत हुआ था वह राजस्थान से हुआ था मेरे भाई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना था। सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना था। तो यहाँ पे देखेंगे आपकी ऑप्शन ए में है 2004 में, बी में है 2005 में, सी में है 2008 में और डी में है 2007 में मेरे भाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2005 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिस क्वेश्चन का भी आंसर आपको पता है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है हमारे आंसर बताने से पहले। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि चौथा नंबर क्वेश्चन। तो चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया। तारी विरोधी आंदोलन जो है वह किस प्रांत में शुरू किया गया था। तो यहाँ पे देखेंगे आपकी ऑप्शन ए में है
बिहार में, बी में है उत्तर प्रदेश में, सी में है आंध्र प्रदेश में और डी में है तमिलनाडु में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसका देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 5वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। इसमें से कौन कह रहा है आपको कि भारतीय किसान यूनियन का प्रमुख नेता था। तो ऑप्शन ए में है मोरारजी देसाई, बी में है जयप्रकाश नारायण, सी में है महेंद्र सिंह टिकैत और डी में है चौधरी चरण सिंह। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि महेंद्र सिंह टिकैत इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि अगला क्वेश्चन की ओर आ जाइए और देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 6ठा नंबर जो है वह क्वेश्चन देखिए है कि निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से कौन है जो क्षेत्रीय दल है। यह जो 4 गो राजनीतिक पार्टियां का नाम दिया हुआ है राजनीतिक दल का, इसमें से कौन है जो क्षेत्रीय दल है। तो देखिए यहाँ पे कि ऑप्शन ए में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन बी में है तृणमूल कांग्रेस, ऑप्शन सी में है भारतीय जनता पार्टी और ऑप्शन डी में है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो इन चारों पार्टियों में से कौन सा पार्टी है, कौन सा दल है जिसका केवल एक राज्य में सरकार रहता है, यानी कि वह क्षेत्रीय दल है, किसी एक क्षेत्र का है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, यानी कि तृणमूल कांग्रेस, जो कि ममता बनर्जी का पार्टी है। और रेगुलर आप देख रहे होंगे कि बंगाल में ममता बनर्जी ही ज्यादातर जीतती है वहां पे, ठीक है। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 7वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई थी। कौन सा लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं का भागीदारी जो है वह 10% से अधिक हो गया था। तो जब 10वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था तो महिला का भागीदारी जो है वह 10% से अधिक हो गया था, यानी कि बढ़ा दिया गया था। तो 10वीं जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ही है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 8वां नंबर जो है वह है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, यानी कि ऐसा कौन सा देश है जहां पे बहुत सारा दल नहीं है, केवल एक ही दल है। जैसे अपने यहाँ है ना कि जिसको मन हुआ अपना पार्टी बना लिया, बहुत सारा दल है। तो कह रहा है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। तो ऑप्शन ए में है भारत, यह तो पहले ही नहीं होगा, यहाँ पे तो कितना पार्टी है कोई ठिकाना ही नहीं है। ऑप्शन बी में है पाकिस्तान, सी में है ब्रिटेन और डी में है बांग्लादेश। तो पाकिस्तान में भी कई सारी पार्टियां हैं, बांग्लादेश में भी कई सारी पार्टियां हैं। तो ब्रिटेन जो है वहां पे बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, सिंगल पार्टी वहां पे है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए उसी प्रकार से 9वां नंबर क्वेश्चन जो है अगला क्वेश्चन वह है जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था, यह है क्वेश्चन। जनता दल यूनाइटेड पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी, याद है ना आपको। हाँ, तो ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे है 1992 ईस्वी में, ऑप्शन बी में 1994 ईस्वी में, ऑप्शन सी में 1997 ईस्वी में और ऑप्शन डी में है 1999 ईस्वी में। तो जनता दल यूनाइटेड पार्टी का जो गठन हुआ था वह 1999 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 10वां नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था, यह है क्वेश्चन। अब देखेंगे आप यहाँ पे कि ऑप्शन ए में है मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी में है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी में है महेंद्र सिंह टिकैत और ऑप्शन डी में है चौधरी चरण सिंह। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। यह क्वेश्चन जिस किसी भी स्टूडेंट को पता नहीं है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा तो उसे तो एग्जाम ही नहीं देने जाना है, इतना ईजी है। तो चलिए यहाँ पे आपको हम 2 ऑप्शन बताते हैं, इसी 2 में से कोई एक है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा या तो ऑप्शन नंबर बी होगा या तो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बी और सी में से आपको कमेंट करना है कि क्या होने वाला है, ए और डी नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आ जाइए और देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 11वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। अभी फिलहाल वर्तमान में नेपाल का जो शासन प्रणाली है वह कैसा है, तो या क्या लोकतांत्रिक है या राजतंत्र है या सैनिक तंत्र है या इनमें से कोई नहीं है। तो वर्तमान में जो नेपाल का शासन व्यवस्था है वह लोकतांत्रिक है, यानी कि लोकतांत्रिक शासन है वहां पे। तो लोकतंत्र यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 12वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। यह है क्वेश्चन कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे देखेंगे आप ऑप्शन ए में है काशीराम, बी में है लाल कृष्ण आडवाणी, सी में है महेंद्र सिंह टिकैत और डी में है अटल बिहारी वाजपेयी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 12वां नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 13वां नंबर क्वेश्चन है कि नर्मदा घाटी परियोजना किससे संबंधित है। नर्मदा घाटी परियोजना जो है वह किससे संबंधित है। तो देखिए नर्मदा जो है वह एक नदी है। नर्मदा क्या है, नदी है। जैसे गंगा नदी है ना, तो वैसे ही नदी है। और वहां पे जो परियोजना जो बांध बनाया जाता है ना, तो उसी को हम लोग परियोजना के नाम से जानते हैं। तो कह रहा है कि नर्मदा घाटी परियोजना किससे संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है कि जल से है, बी में है जंगल से है, सी में है जमीन से है और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता ही दिया कि नर्मदा क्या है, नदी। नदी में क्या रहता है, जल। तो नर्मदा घाटी परियोजना जो है वह जल से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करते रहिए। अब देखिए 14वां नंबर क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी। राजनीतिक दल का नींव सबसे पहले किस देश में पड़ा था, यह है क्वेश्चन।
तो ऑप्शन ए में है ब्रिटेन में, बी में है भारत में, सी में है फ्रांस में और डी में है संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई 14 नंबर क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि ब्रिटेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 15वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। आपको 4 गो दल का नाम दिया हुआ है, 4 गो पार्टी का नाम दिया हुआ है और कह रहा है कि इसमें से कौन है जो राष्ट्रीय दल नहीं है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन ए में है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन बी में है भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन सी में है बहुजन समाज पार्टी और ऑप्शन डी में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तो भाई नेशनल पार्टी है, राष्ट्रीय दल है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा उसका तो सरकार ही है देश में, तो वह भी राष्ट्रीय पार्टी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पंजा छाप राष्ट्रीय पार्टी। तो राष्ट्रीय पार्टी कौन नहीं है? बहुजन समाज पार्टी, बसपा जो कि मायावती का पार्टी है, तो बहुजन समाज पार्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 16वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किस में यह घोषणा की गई। कह रहा है कि भारत जो है वह लोकतांत्रिक राज्य है, यह घोषणा निम्नलिखित में से किस में किया गया है। तो ऑप्शन है प्रस्तावना, बी में है पाठ, सी में है कानूनी पुस्तक और डी में है नागरिक शास्त्र। तो आप क्लास 8 में होंगे या 9 में होंगे, तो यदि आप सरकारी बुक बिहार बोर्ड का हर बुक में रहता है पढ़ेंगे तो पहला ही पेज में देखेंगे प्रस्तावना दिया रहता है और वहाँ पे लिखा रहता है कि हम भारत के लोग, भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व। ये देखें पढ़े ना प्रस्तावना, उसी में कहा गया है कि भारत जो है वह लोकतांत्रिक राज्य है, यानी कि प्रस्तावना ऑप्शन नंबर ए जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 17वां नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। कह रहा है कि इनमें से कौन सा बात है जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। तो ऑप्शन ए में है कानून के समक्ष समानता, बी में है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, सी में है उत्तरदायी शासन व्यवस्था, डी में है बहुसंख्यक का शासन। तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए जो है कानून के समक्ष समानता, यह जो है वह लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 18वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत में चुनाव का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। भारत में चुनाव का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। तो यहाँ पे देखेंगे आपके ऑप्शन ए में है निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी में है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ऑप्शन सी में है राष्ट्रपति और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में चुनाव का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त वही सब फैसला करता है। ठीक है, अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 19वां नंबर क्वेश्चन की ओर आ जाइए है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है। फिर से आ गया क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है। तो देखिए ऑप्शन ए में है यहाँ पे जनता दल यू, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन बी में है डीएमके, सी में है लोक जनशक्ति पार्टी और डी में है भारतीय जनता पार्टी। कह रहा है कि इसमें से कौन राष्ट्रीय दल है। तो राष्ट्रीय दल इसमें से है भारतीय जनता पार्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, पूरा का पूरा समझ में आ रहा है, ऑब्जेक्टिव देख के लग रहा है कि नहीं, कि जितना भी आप ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं टोटल का टोटल वीवीआई ही है, यही पूछा है, यही इस बार के लिए भी वीवीआई है और इसी में से इस बार भी क्वेश्चन आएगा। तो कहीं आपको भटकना नहीं है, पूरा का पूरा वीडियो देखना है, एक एक क्वेश्चन को देखना है। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 20वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था है। कह रहा है कि भारत में जो लोकतंत्र है वह किस प्रकार का लोकतंत्र है, यह आपको कह रहा है। तो ऑप्शन ए में है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ऑप्शन बी में है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ऑप्शन सी में है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 21वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, यह है क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए में है कि संघीय और अध्यक्षीय, ऑप्शन बी में है संघीय और संसदीय, सी में है ए और बी दोनों और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जो शासन प्रणाली है मेरे भाई वह संघीय और संसदीय है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 22वां नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में लगभग कितने देश में लोकतंत्र है, यानी कि अभी के समय में विश्व में लगभग कितना देश है जो लोकतांत्रिक है, जहां पे लोकतंत्र है, लोगों का शासन है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है 100 देशों में, बी है 150 देशों में, सी है 1000 देशों में और डी है 50 देशों में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 100 देशों में इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 23वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि लोकतंत्र सभी शासन व्यवस्थाओं में माना जाता है। लोकतंत्र जो है जितना भी शासन व्यवस्था है दुनिया में उन सब में कैसा माना जाता है। तो निम्न, मध्यम, उत्तम या औसत। तो लोकतंत्र जितना भी शासन व्यवस्था है उसमें उत्तम माना जाता है, सबसे बढ़िया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 24वां नंबर है कि लोकतंत्र का विरोधी कौन है। लोकतंत्र का विरोधी कौन है। तो ऑप्शन ए में है तानाशाही व्यवस्था, ऑप्शन बी में है राजतंत्र व्यवस्था, ऑप्शन सी में है अधिनायकवादी व्यवस्था और ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होएगा, यानी कि तानाशाही व्यवस्था हो या राजतंत्रांतरिक व्यवस्था हो या अधिनायकवादी व्यवस्था हो, सबका सब लोकतंत्र का विरोधी है, क्योंकि लोकतंत्र इसमें से किसी को सपोर्ट नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 25वां नंबर यानी कि आज का आखिरी क्वेश्चन है कि लोकतंत्र सभी नागरिकों को देता है।
लोकतंत्र सभी नागरिकों को क्या देता है? तो ऑप्शन ए में है समान अवसर, बी में है असमान अवसर, सी में है क्षणिक अवसर और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि समान अवसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों अध्याय का टॉप मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं और अब हम लोग नागरिक का आखिरी यानी कि लोकतंत्र की चुनौतियां जो लास्ट अध्याय यानी कि 5वां अध्याय जो है उसका टॉप मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और एक एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ये सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन ए में देखेंगे, ऑप्शन ए में देखेंगे कि है चीन, ऑप्शन बी में है भारत, सी ऑप्शन बी में है अमेरिका, सी में है भारत और डी में है फ्रांस मेरे भाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है? भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है? तो ऑप्शन ए में है 1, बी में है 3, सी में है 4 और डी में है 5। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 3 इसका जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। आप देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए है कि पुष्प कमल, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के माओवादी नेता है? तो ऑप्शन ए में है भारत, बी है नेपाल, सी है चीन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि नेपाल जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि चौथा नंबर जो है यह क्वेश्चन देखिए, और चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए है कि 14वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी रही। 14वीं लोकसभा जो चुनाव हुआ था उसमें महिलाओं का भागीदारी कितना रहा? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में जो है, ऑप्शन ए में आप देखेंगे है 6.51%, बी में है 15%, सी में देखेंगे आप है 11.06% और डी में है 10%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6.51% इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 5वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए है कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या क्या था, यह है क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए आप कि ऑप्शन ए में जो है वह है 15, बी में है 59, सी में है 50 और डी में है 10। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 59 जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन है, छठा नंबर क्वेश्चन देखिए है, छठा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश के समक्ष, छठा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश के समक्ष लोकतंत्र को माओवादियों की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? तो ऑप्शन ए में है कि बांग्लादेश, बी में है पोलैंड, सी में है नेपाल और डी में है मोरक्को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि नेपाल जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 7वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए है कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है कि 4.9%, ऑप्शन बी में है 10.86%, सी में है 12.04% और डी में है 15.08%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई 7वां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10.86% जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 8वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए है कि लोकतांत्रिक सुधार मुख्यतः करते हैं, लोकतांत्रिक सुधार जो है वह कौन करता है? तो ऑप्शन ए में है जनता, बी में है सांसद, सी में है बहुमत पार्टी और डी में है राजनीतिक दल। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि राजनीतिक दल जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 9वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए है 9वां नंबर क्वेश्चन कि दुनिया के कितने हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है? क्वेश्चन है कि दुनिया के कितने हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है? तो यहाँ पे देखिए आपके ऑप्शन ए में है आधा हिस्सा, बी में है 1/4, सी में है 2/3 और डी में है 1/3। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1/4 इसका जो है यही राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए है, 10वां नंबर क्वेश्चन है कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी। कह रहा है कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पहले लोकतंत्र में महिलाओं का भागीदारी कितना था? तो ऑप्शन ए में आप देख रहे हैं 10%, बी में है 15%, सी में देखेंगे आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे तो 33% है और डी में जो है वह 50% है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 10% जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 11वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। तो ऑप्शन ए है कि अपने क्षेत्र से लगाव, बी में है राष्ट्रीय, सी में है राष्ट्रीयता और डी में है अलगाववाद। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, यानी कि अलगाव। क्षेत्रवाद की भावना का एक क्या है, कुपरिणाम क्या है? अलगाववाद। जब भी आप अपने क्षेत्र से प्यार रखेंगे तो दूसरे को जो परेशान करेंगे तो वह उससे अलगाववाद ही ना होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 12वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि जल संकट, अगला क्वेश्चन है
कि जल संकट किस देश में लोकतांत्रिक चुनौतियों के रूप में उभरी है। कह रहा है कि जल संकट जो है वह किस देश में लोकतांत्रिक चुनौतियों के रूप में उभरा है। तो ऑप्शन ए है म्यांमार में, बी है अफगानिस्तान में, सी है घाना में और डी है बोलीविया में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बोलीविया इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 13वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौतियां है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कारक है जो लोकतंत्र की चुनौतियां है। तो ऑप्शन ए है राष्ट्रीय विकास, बी है देश प्रेम, सी है जातिवाद और डी है पंचायती राज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जातिवाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 14वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए है कि निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती नहीं है। तो ऑप्शन ए है आतंकवाद, बी है क्षेत्रवाद और सी है परिवारवाद। इसमें कह रहा है कि कौन सा कारक है जो लोकतंत्र का चुनौती नहीं है, यह आपसे कह रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे देखिए आतंकवाद, क्षेत्रवाद और परिवारवाद, यह सभी लोकतंत्र का चुनौती है। यहाँ पे कोई एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी में जो मिट गया है वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है 15वां नंबर, वह क्वेश्चन देखिए कि भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है, यह कह रहा है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है कि गरीबों को ही हटा दो, गरीबों को हटाना। उसके बाद देखेंगे आपके ऑप्शन बी क्या कह रहा है। तो ऑप्शन बी में कह रहा है कि ऑप्शन बी में कह रहा है कि सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना, सी में है बूथ कब्जा करना और डी में है सूचना तंत्र पर नियंत्रण करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना है। आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 16वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए है कि लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। कह रहा है कि लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन ए में है आर्थिक समानता, बी में है राजनीतिक जागरूकता, सी में है लोकतंत्र की आस्था और डी में है जातिवाद एवं क्षेत्रवाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि जातिवाद एवं क्षेत्रवाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन जो है वह देखिए 17वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए कि निम्नलिखित में किस देश की महिलाएं आज भी मताधिकार से वंचित है। कह रहा है कि ऐसा कौन सा देश है जहां पे अभी भी महिलाओं को वोट देने का, मत देने का अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन ए में है ब्रिटेन, बी है स्विट्जरलैंड, सी है सऊदी अरब और डी है श्रीलंका। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है आप बताइए कमेंट करके क्या हो जाएगा। 17 नंबर जो क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सऊदी अरब इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 18वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए है कि नए विश्व सर्वेक्षण के अनुसार भारत में मतदाताओं की संख्या है। कह रहा है कि नए विश्व सर्वेक्षण के अनुसार भारत में मतदाताओं की संख्या है। ऑप्शन ए में है 71 करोड़, बी में है 65 करोड़, सी में है 51 करोड़ और डी में है 61 करोड़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 71 करोड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 19वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम होता है। क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम होता है। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय एकता, बी है अपने क्षेत्र के प्रति विशेष अभिरुचि, सी है अलगाववाद और डी है विधि का शासन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अलगाववाद। बताए ही थे आपको, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 20वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन जो है यह किसका है। तो देखिए ऑप्शन ए में है जॉर्ज वाशिंगटन, बी में है अब्राहम लिंकन, सी में है अरस्तु और डी में है लॉर्ड ब्राइट्स। तो हम आपको हिंट दे रहे हैं कि इसका जो राइट आंसर होगा, इसमें जो ऑप्शन है उसमें एक अमेरिका का राष्ट्रपति है। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति है ना वही बोले थे। तो आपको बता देते हैं कि बी और सी इसी दोनों में से कोई है। तो आप कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है 21वां नंबर, वह क्वेश्चन देखिए कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित करने वाला देश स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार मिला। कह रहा है कि स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब मिला। तो ऑप्शन है 1965 में, बी है 1961 में, सी है 1971 में और डी है 1981 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1971 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 22वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। कह रहा है कि लोकतंत्र की सफलता जो है वह निर्भर करता है। तो ऑप्शन ए में है नागरिकों की उदासीनता पर, बी में है नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, सी में है नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर, ऑप्शन डी में है नागरिकों द्वारा अपने जाति के हितों की रक्षा पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 22वां नंबर क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 23वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए है कि निम्नलिखित में से किस कारक पर लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कारक पर लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे है नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, बी में है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, सी में है नागरिकों द्वारा अपनी अपनी जाति के हितों की रक्षा करने पर। तो इस नंबर 23वां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये आगे नहीं कि नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखिए इस अध्याय का आखिरी और सबसे वीवीआई जो क्वेश्चन है वह है 24वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में
निम्नलिखित में कौन सी चुनौतियों का लोकतंत्र शासन व्यवस्था को सामना करना पड़ता है? तो ऑप्शन ए में है मौलिक अधिकार बनाने की चुनौती, बी में है मौलिक अधिकारों के विस्तार की चुनौती, और सी में है मौलिक अधिकारों को सशक्त बनाने की चुनौती, और ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग जो है एकदम करीब में आ चुके हैं खत्म का, और आप जो है बहुत लंबे समय से वीडियो को देख रहे हैं, पता है हमें। तो हम जो है ना अब सिर्फ आपदा प्रबंधन का आपको मुश्किल से 20 से 25 ऑब्जेक्टिव बताएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए टॉप मोस्ट वीवीआई है। वह बताने के बाद वीडियो को हम समाप्त करेंगे। तो बस अब आपदा प्रबंधन का जो ऑब्जेक्टिव है ना वह देख के जाइए, क्योंकि यहाँ से भी 4-5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आपदा प्रबंधन का जो सबसे पहला नंबर जो ऑब्जेक्टिव है वह क्या है, कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा, आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा। यह क्वेश्चन देखिए 15 में पूछा है, 17 में पूछा है, उसके बाद आप देखिए 19 में पूछा है, उसके बाद इस बार के लिए भी यह क्वेश्चन वीवीआई है, गेस किया हुआ यह प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में है ए में है बाढ़, बी में है सांप्रदायिक दंगे, सी में है आतंकवाद, और डी में है इनमें से कोई नहीं। आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन है जो प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा का मतलब क्या होता है कि जो प्रकृति के द्वारा हो, जिसका वश मनुष्य के हाथों में न हो, मनुष्य उसमें कुछ ना कर सके, वो प्राकृतिक आपदा होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में है बाढ़, बी में है सांप्रदायिक दंगे, सी में है आतंकवाद, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए पहला नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक आपदा कौन हो जाएगा? बाढ़ हो जाएगा, क्योंकि बाढ़ जो है वो प्रकृति के द्वारा आता है, अत्यधिक बारिश भारी वर्षा की वजह से आता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन की दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पर। देखिए दूसरा क्वेश्चन कितना लाजवाब क्वेश्चन है, यह देखिए है कि सूखा का प्रमुख कारण क्या है। आपसे पूछ रहा है कि सूखा का प्रमुख कारण क्या है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में है 85% से कम वर्षा, बी है 75% से कम वर्षा, सी है 90% से कम वर्षा, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 75% से भी जो कम वर्षा होता है यही सूखा का सबसे प्रमुख कारण है। अब देखिए अगला क्वेश्चन की तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे। तो देखिए तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि मानव जनित आपदा है। क्वेश्चन कर रहा है कि मानव जनित आपदा है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में है बाढ़, बी है भूकंप, सी है आतंकवाद, और डी में है सुनामी। इसमें से कह रहा है कि मानव जनित आपदा कौन है। तो बताइए बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, भूकंप प्राकृतिक आपदा है, सुनामी प्राकृतिक आपदा है। तो मनुष्य मानव जनित आपदा कौन होगा? आतंकवाद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार मेरे भाई पूछा हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं क्वेश्चन बैंक को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कितना लाजवाब और गजब का क्वेश्चन है। यह देखिए यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है। अगेन देखिए वही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा है। बोले ही थे, लेकिन यह क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे हुआ है। तो देखिए यह 16 में पूछा है, 19 में पूछा है, 21 में पूछा है, और इस बार के लिए भी यह क्वेश्चन जो है यह भी आई है। तो यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन ए में सांप्रदायिक दंगे, बी में है आतंकवाद, सी में है महामारी, और डी में है इनमें से सभी। इसमें से कौन मानव जनित आपदा है। तो टोटल का टोटल यह तीनों जो है सांप्रदायिक दंगा भी, आतंकवाद भी, महामारी भी, जैसे कोरोना आया था महामारी, तो यह तो मनुष्य के गलती की वजह से ना हुआ था, वायरस लीक हो गया था। तो ये सब क्या है? मानव जनित आपदा है, ठीक है। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अब देखिए अगला क्वेश्चन की पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, और यह क्वेश्चन देखिए कितना ज्यादा वीवीआई है। 13 के कंपार्टमेंटल में, 15 के कंपार्टमेंटल में, 17 के एनुअल में, 18 के कंपार्टमेंटल में, 19 के एनुअल में, 19 के कंपार्टमेंटल में, और 23 के एनुअल में भी पूछा है। 24 में नहीं पूछा है, इसलिए 25 में पूछने का बहुत ही ज्यादा चांसेस है इसका, इसलिए यह इस बार भी वीवीआई है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए में है सुनामी, बी है बाढ़, सी है आतंकवाद, और डी में है भूकंप। तो बताइए कि इनमें से कौन है जो प्राकृतिक आपदा नहीं है। कौन नहीं प्राकृतिक आपदा? तो यहाँ पे देखिए सुनामी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, भूकंप प्राकृतिक आपदा है। तो कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आतंकवाद जो है वह प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि छठा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कितना गजब का क्वेश्चन है। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है। क्वेश्चन सही से समझिए, क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है, यह है क्वेश्चन। यह क्वेश्चन देखिए आप 11 में पूछा है, 15 में, 19 में, और इस बार के लिए भी यह क्वेश्चन भी आया। तो कह रहा है कि इसमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है। तो ऑप्शन में सांप्रदायिक दंगे मानव जनित आपदा है, आतंकवाद मानव जनित आपदा है, रेल दुर्घटना मानव जनित आपदा है। यहाँ पे देखिए इनमें से सभी गलत है। तो बताइए कि इसमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है। तो इसमें तो जितना भी आपदा है सब मानव जनित ही है। सांप्रदायिक दंगा मानव जनित ही है, आतंकवाद मानव जनित ही है, रेल दुर्घटना मानव जनित ही है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी जो है कि सभी गलत है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे देखिए सातवां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे क्या है। सातवां नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए। अब देखिए सातवां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए कितना गजब का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन, क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन आवर्तक प्राकृतिक आपदा है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन है जो आवर्तक प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन में है चक्रवात, बी है अतिवृष्टि, सी में है अनावृष्टि, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो सातवां नंबर जो क्वेश्चन है मेरे भाई इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि चक्रवात जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि आठवां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए कि इनमें से कौन अनावर्तक प्राकृतिक आपदा है। कह रहा है कि इनमें से कौन है जो अनावर्तक प्राकृतिक आपदा है, यह आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए में है कि बाढ़, बी है भूकंप, सी है सुनामी, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो अनावर्तक प्राकृतिक आपदा जो होगा मेरे भाई वह बाढ़ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 9वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे है कि इनमें से कौन आवर्तक प्राकृतिक आपदा नहीं है। कह रहा है कि इनमें से कौन है जो आवर्तक
प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो देखिए ऑप्शन ए है चक्रवात, बी है सुनामी, सी है अतिवृष्टि और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 9वां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अतिवृष्टि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे, देखिए 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि इनमें से कौन अनावर्तक प्राकृतिक आपदा नहीं है। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन है जो अनावर्तक प्राकृतिक आपदा नहीं है। देखिए ऑप्शन ए में है भूकंप, बी में है बाढ़, सी में है अनावृष्टि और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 10वां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि भूकंप जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यह क्वेश्चन देखिए ये भी VVI क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है ना, 19 ने पूछा है और इस बार भी यह VVI क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है कि भूस्खलन के कितने रूप है, अर्थात भूस्खलन कितने प्रकार के होते हैं, यह है क्वेश्चन 11वां नंबर। तो देखिए ऑप्शन ए में है 1, बी है 2, सी है 3 और डी में है 4। तो 11 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि भूस्खलन 2 प्रकार के होते हैं, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि 12वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन पर्वतीय राज्यों के लिए गंभीर आपदा, परंतु बिहार के लिए आपदा नहीं, कह रहा है कि इनमें से कौन है जो पर्वतीय राज्यों के लिए तो गंभीर आपदा है लेकिन बिहार के लिए आपदा नहीं है। तो ऑप्शन ए है बाढ़, बी है सुनामी, सी है भूस्खलन और हिमस्खलन और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 12वां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि भूस्खलन और हिमस्खलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 13वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे 13वां नंबर क्वेश्चन, यह क्वेश्चन भी आपके 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा VVI है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसकी होती है। कह रहा है कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसकी होती है। ऑप्शन ए है फसलों की, बी है मकानों की, सी है पशुओं की और डी है इनमें सभी की। बताइए कि सबसे ज़्यादा हानि किसका होता है। सभी का हानि होता है, इसलिए इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन की 14वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए है यहाँ पे कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है। क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से कौन है जो मानव जनित आपदा नहीं है। ऑप्शन ए है सुनामी, बी है सांप्रदायिक दंगे, सी है जैविक आपदा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 14 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सुनामी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन की 15वां नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है। क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से कौन है जो प्राकृतिक आपदा है। तो ऑप्शन ए में है जातीय दंगे, बी है आतंकवाद, सी है भूकंप और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए कि इनमें से कौन है प्राकृतिक आपदा, यानी कि ईश्वर के द्वारा कौन होता है, जिसका बस मेरे हाथों में नहीं, हमारे हाथों में नहीं है। तो भूकंप है ऑप्शन नंबर सी, आतंकवाद वगैरह जो है यह तो मानव निर्मित आपदा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 16वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देख लीजिए यहाँ पे 16वां नंबर क्वेश्चन देखिए आपदा प्रबंधन से है यहाँ पे कि प्राकृतिक आपदा। क्वेश्चन कर रहा है कि प्राकृतिक आपदा जो है न्यूनीकरण विश्व कांग्रेस की बैठक कब हुई थी। कह रहा है प्राकृतिक आपदा को लेकर न्यूनीकरण विश्व कांग्रेस की बैठक कब हुई थी। तो ऑप्शन है 1993 में, बी है 94, सी है 95 और डी है 96। जल्दी से बताइए आप लोग इसका राइट आंसर को क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1994 ईस्वी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन की 75वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि भारत में विनाश का चक्रवात कब आया। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में विनाश का चक्रवात कब आया था। यह क्वेश्चन VVI फॉर 2025 के लिए है। देखिए यहाँ पे विनाश का चक्रवात ऑप्शन है 29 जुलाई 1999 को, बी है 29 अगस्त 1999 को, सी है 29 सितंबर 1999 को, डी है 29 अक्टूबर 1999 ईस्वी को। तो 17वां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 29 अक्टूबर 1999 ईस्वी को इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन की 18वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे है कि भारत का प्रथम सुखाड़ वर्ष किसे कहा जाता है। कह रहा है कि भारत का प्रथम सुखाड़ वर्ष किसे कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में 1964 ईस्वी को, बी है 65 ईस्वी को, सी है 68 ईस्वी को और डी है 1967 ईस्वी को। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1968 ईस्वी को इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि 19वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देख लीजिए यहाँ पे। तो देखिए 19वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है मेरे भाई, यह क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा है। देखिए 17 में भी और 19 में भी क्वेश्चन है कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं, यह है क्वेश्चन। ऑप्शन में है 1, बी है 2, सी है 3 और डी में है 4 मेरे भाई। तो आपदा जो होता है वह 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आखिरी क्वेश्चन यानी कि 20वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे क्या है। तो देखिए 20वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है मेरे भाई यहाँ पे देखिए कि प्राकृतिक आपदा को कितने श्रेणियों में रखा जाता है। क्वेश्चन है कि प्राकृतिक आपदा को कितने श्रेणियों में रखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में है 1, बी है 2, सी है 3 और डी में है 4। तो प्राकृतिक आपदा को मेरे भाई 2 श्रेणियों में रखा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी मैथिली वाले स्टूडेंट्स हैं, देखिए मैथिली का जो है ना डिटेल में अपने चैनल पे एक्सप्लेनेशन के साथ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव 1 शॉट क्वेश्चन बना हुआ है। तो आप चले जाइए चैप्टर में और वहाँ पे चैनल पे जाइए और चैनल पे जाने के बाद प्लेलिस्ट में जाइएगा तो मैथिली का मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप किसी भी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो आप जाके उस चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।